हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एलसी ठाकरे आपका प्राइम एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रयोगशाला सहायक की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। रासायनिक समीकरण होता क्या चीज है, इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है, हमको रसायन शास्त्र में किसी तत्व के मूल संकेतों को एक अभिक्रिया के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों को हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करते हैं। तो इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक पहला पद होता है जिसको प्रथम पद कहते हैं, और प्रथम पद को रासायनिक समीकरण का एक प्रथम पद होता है जिसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो बनने वाला पद होता है उसको कहते हैं उत्पाद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक पद अभिकारक होता है और दूसरा पद होता है उत्पाद। तो अभिकारक यदि एक से अधिक हो तब ऐसे स्थिति में, या एक से अधिक उत्पाद बने तब ऐसे स्थिति में उन अभिकारकों या उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लो A प्लस B दो अभिकारक है और आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, AB बना देते हैं। तो यहाँ पर AB उत्पाद है, तो ये हम A और B दो अभिकारक है, इसलिए दोनों के बीच में हमने क्या लगाए, प्लस का चिन्ह लगा दिए। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्र द्वारा प्रकट करने की विधि जो होती है वह क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। और रासायनिक समीकरण के दो पद, एक अभिकारक जिसको क्रियाकारक भी कहते हैं, दूसरा होता है उत्पाद जिसको क्रिया फल भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, क्रियाकारक जो होते हैं इनको बाई ओर और क्रिया फल जो है उनको दाई ओर व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए एक ढांचा समीकरण बनाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन जो बनाया है, ये एक ढांचा समीकरण होता है। यहाँ पर चूंकि क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, इसको दो करने के लिए यहाँ पर HCl को दो कर दिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो एक समीकरण बना, इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, पूर्ण समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले समीकरण को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले उसका ढांचा बनाया जाता है, उसके बाद में फिर उसको संतुलित किया जाता है, जिससे कि क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों तत्वों या दोनों ओर की संख्या या मान जो हो क्या हो, बराबर हो। आगे हम देखते हैं समीकरण को संतुलित कर। अब चूंकि जब समीकरण को हम व्यक्त करते हैं, ढांचा समीकरण बना दिए, तो ढांचा समीकरण बनाने के बाद में समीकरण को संतुलित करना भी होता है। तो समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां होती है, एक होती है अनुमान विधि और दूसरा होती है आंशिक समीकरण विधि। अनुमान विधि क्या होगा, ये अनुमान से हम क्या करते हैं, समीकरण के अग्रपद और पश्चपद को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, जिसमें दोनों ओर के तत्वों की संख्या समान हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ओर के अनुमानित के लिए जैसे KClO3 है, इसको KCl प्लस O में परिवर्तित कर दिए, ढांचा बना दिए। चूंकि यहाँ O की संख्या 3 है, तो 3 होने के कारण यहाँ पर चूंकि हम वो को क्या करते हैं, आणविक रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आणविक रूप में प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर वो को काय के रूप में प्रदर्शित करेंगे, O2 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। चूंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 और 2 बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे पास में एक क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में समीकरण प्राप्त हो गया। तो इसको याद रखना है, क्या है समीकरण में, ये है KClO3 प्लस क्या है
ट्वाइस KCl इज इक्वल टू, ये बनता है, सॉरी, हमारे पास में समीकरण को संतुलित करना है तो क्या हो जाएगा 2KClO3, इसको डिवाइड करेंगे तो 2KCl प्लस क्या होता है 3O2, ये समीकरण है। यहाँ पर H2 आ गया है जो कि गलत है, इसमें क्या आएगा O2 आएगा। अब हम देखेंगे दूसरी विधि जो होती है वो आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि में क्या होता है, किसी समीकरण को स्टेप बाय स्टेप एक एक अणु को क्या करते हैं संतुलित करते जाते हैं, संतुलित करते जाते हैं, और अंतिम में जब उत्पाद प्राप्त हो जाए तब उनके सभी समीकरणों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, और जोड़ करके जो अंतिम समीकरण प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं हम पूर्ण समीकरण या संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मेथेन का क्लोरीनीकरण, मेथेन का क्लोरीनीकरण करने के लिए जैसे CH4 है, इस पर Cl2 की क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3Cl बना। अब यहाँ पर जो CH3Cl बना इसका फिर से Cl2 से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CHCl2 एक एक, और यहाँ पर HCl निकल जाएगा, इसमें भी HCl निकल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो गया, जब तक के हाइड्रोजन का पूरा प्रतिस्थापन नहीं हो जाता तब तक के इसको क्रिया करते रहो, Cl2 यहाँ पर हो जाएगा। अब CH3 प्लस क्या हो जाएगा HCl, एक H अभी भी बचा हुआ है। अब ये CHCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CCl4 प्लस क्या हो जाएगा HCl। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब कोई भी हाइड्रोजन शेष नहीं बचा है, इसलिए अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के जो समान पद होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब जो बाकी बचा, यहाँ पर क्या बचा CH4 बचा, यहाँ पर Cl2 कितने 1 2 3 और 4, तो इसको 4 कर दो। उसके बाद में यहाँ पर CCl4 बचा प्लस क्या हो जाएगा HCl बचा, कितने 1 2 3 और 4, तो इसको भी क्या कर दो 4 कर दो। तो इस प्रकार एक क्या हो जाएगा बैलेंस समीकरण प्राप्त होता है, संतुलित समीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं मेथेन के क्लोरीनीकरण से क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण जो होता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, आंशिक समीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप या एक एक समीकरण को प्राप्त करके अंतिम में एक संतुलित समीकरण क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण, जब हम पढ़ रहे हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित तो हो गया, लेकिन भाई इसका फायदा क्या है, हम रासायनिक समीकरण क्यों पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से रासायनिक समीकरण से कुछ हमको लाभ भी होते हैं और कुछ क्या होती है हानियां भी होती है। तो रासायनिक समीकरण से लाभ क्या होता है, इससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाफल यानी उत्पाद की पूरी जानकारी मिल जाती है कि कौन से क्रियाकारक है और कौन से क्रियाफल है। दूसरी चीज, अभिकारक और उत्पादों के अणुओं तथा अणुओं में उनके परमाणुओं की संख्या को हम क्या कर सकते हैं निर्धारित कर सकते हैं कि कितने परमाणु है। और तीसरी चीज, इससे क्या होता है द्रव्य के अनिश्चितता नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि द्रव का अनिश्चितता नियम हमने पढ़े हैं। तो द्रव के अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है, द्रव के अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है। और उसके बाद हम इसकी सहायता से तत्वों का तुल्यांकी द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास में समीकरण से क्या होते हैं लाभ होते हैं, लेकिन इससे कुछ लाभ हानियां भी है। हानियां कुछ नहीं, क्या होता है कि हम समीकरण लिख देने से, किसी रासायनिक समीकरण के लिख देने से उस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। दूसरी चीज, किसी समीकरण के माध्यम से हम उस अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन नहीं कर सकते। ये हमारे पास में उसकी हानियां भी होती है, मतलब कमियां, हानियां नहीं बोल सकते, उसको हम कमियां कहेंगे। तो ये कुछ कमियां भी होती है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक वही दोष मतलब क्या होता है कमियां, इसके लिए कुछ सीमाबद्ध होती है। सबसे पहली चीज क्या होता है कि तत्वों की भौतिक अवस्था का हम सीधा पता नहीं लगा सकते।
भौतिक अवस्था मतलब कि जो तत्व लिए गए हैं वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। दूसरी चीज, उनका सांद्रण हम ज्ञात नहीं कर सकते या सांद्रण निर्धारित नहीं कर सकते कि लिए गए अभिकारक या बनने वाले उत्पाद का सांद्रण कितना प्राप्त होता है। तीसरी चीज, अभिक्रिया के दर का पता नहीं लगा सकते। और चौथी चीज मैंने बताया कि अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित नहीं की जा सकती। तो ये रासायनिक समीकरण की क्या होती है, कमियां होती है। अब हम जब रासायनिक समीकरण पढ़ लिए तो रासायनिक अभिक्रियाओं की भी जानकारी होना हमको अति आवश्यक होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, अंधकार में होने वाली अभिक्रिया, ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्र मतलब अनुत्क्रमणीय का मतलब ही होता है एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाने के पश्चात पुनः उत्पाद को फिर से अभिकारक में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को अध्ययन की सुविधा के लिए हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें एक रासायनिक पदार्थ में दूसरा रासायनिक पदार्थ मिला दिया जाता है, तो एक उत्पाद का क्या होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है, नीचे बैठ जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जैसे क्या होता है? किसी एक घटक से दूसरे घटक का या कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापन क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और एक होता है उदासीनीकरण। यदि अम्ल पर किसी क्षार की क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, तो लवण हमेशा क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो इस प्रकार अम्ल द्वारा क्षार की क्रिया से या अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण के बनने की क्रिया जो होती है वह उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AgNO3 में NaCl की क्रिया करते हैं तो NaNO3 बनता है और AgCl जो बनता है ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए ये चूंकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत कौन सी अभिक्रिया हो गई है? अवक्षेपण अभिक्रिया हुई। दूसरी अभिक्रिया होती है जिंक पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करते हैं तो जिंक सल्फाइड बनता है और हाइड्रोजन यहाँ पर गैस के रूप में मुक्त हो जा रहा है। तो चूंकि यहाँ पर जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए ये इसके साथ में ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर जिंक के द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, इसलिए क्या अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। और चूंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? क्षार है और ये क्या है? अम्ल है। अम्ल और क्षार की क्रिया से सोडियम सल्फेट यहाँ पर क्या बन गया? ये लवण बन गया। तो इस प्रकार लवण चूंकि उदासीन होते हैं, इसलिए इस प्रकार अम्ल पर क्षार की क्रिया से लवण बनने की क्रिया जो होगी वह उदासीनीकरण की क्रिया होगी। चूंकि ये सभी की सभी क्रिया एक ही दिशा में संचालित होती है, इसलिए इन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब क्या होगा? जो दोनों दिशाओं में चले, यानी अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित होने पर अभिक्रिया को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन कर दे, तो अभिक्रिया फिर क्या हो जाती है? दूसरी दिशा में चलने लगती है। पहले आगे चली, अग्रगामी हो गया, फिर उत्पाद फिर से अभिकारक में परिवर्तित हो गया तो पश्चगामी, यानी जो अभिक्रिया अग्रगामी भी हो सकती है और पश्चगामी भी हो सकती है, यानी दोनों दिशाओं में अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वह क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनेक तापीय अभिक्रिया जो होती है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ताप को बढ़ा दो, उत्पाद बन जाएगा, ताप कम कर दो, क्या हो जाएगा? अभिकारक बन जाएगा। तो इस प्रकार ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे फेरस धातु पर जल की क्रिया से फेरिक ऑक्साइड का निर्माण,
और फिर इन पर यदि हाइड्रोजन की क्रिया कर दे तो फिर इनकी क्रिया, ये जो क्रिया होती है ये कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना उत्क्रमणीय क्रिया है, क्योंकि फिर इसको विघटन करते हैं तो इसमें टूट जाता है। चूंकि इन अभिक्रियाओं में उष्मा शोषित होती है या तो उष्मा मुक्त होती है, इसलिए इन अभिक्रियाएं उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर विघटित हो रहा है, विघटित होने पर बनेंगे तो यहाँ पर उष्मा बाहर प्लस क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगी? उष्मा क्षेपी हो जाएगी। और उल्टा कर देंगे तो उष्मा शोषी हो जाएगी। तो इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन क्या कहलाता है? कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये समझ में आ गया, हमने क्या पढ़े? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आगे हम देखते हैं उसी प्रकार, देखो यहाँ पर उष्मा शोषी, शोषी का मतलब शोषित करना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए उष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो इसमें क्या क्या होता है? जैसे हम वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2, और भूमि से क्या करते हैं? जल ले लेते हैं। इस जल की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य प्रकाश। और यहाँ पर क्या होता है? क्लोरोफिल। इसकी सहायता से क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस क्या होता है? 6O2 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये सूर्य प्रकाश के द्वारा ये दोनों घटक यानी अभिकारक ये सूर्य प्रकाश से क्या करते हैं? उष्मा को अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, तो उष्मा ले रहे हैं, ये इसलिए क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार दूसरी होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है। तो उष्मा मुक्त होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया जो होती है यह क्या होती है? एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऊर्जा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। कैसे मुक्त होगी? देखो, जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्लूकोज, ये भोजन से प्राप्त हुआ, हमारे शरीर में है, फिर हम श्वसन क्रिया द्वारा क्या ग्रहण किए? ऑक्सीजन ग्रहण किए। तो ऑक्सीजन ग्रहण करने पर ये CO2 प्लस H2O में बनता है। यहाँ पर 6 कार्बन है तो इसको 6 कर दो, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या होता है? ATP के रूप में ऊर्जा होती है 673 किलो कैलोरी। ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? रिलीज होती है। रिलीज हो रही है मतलब क्या हो रही है? मुक्त हो रही है, क्षेपण हो रहा है ऊर्जा का, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार और भी अभिक्रिया होती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया को योग अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके जटिल अणु का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया हम क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर H2 है प्लस यहाँ पर I2, ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो क्या बना देंगे? HI बना देंगे इसको। तो चूंकि ये कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय में बताया था, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के साथ साथ चूंकि यहाँ पर संयोजन हाइड्रोजन आयोडीन का संयोजन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके या संयोजित होकर के क्या बनाते हैं? एक जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया होती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जटिल अणु अपने छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इसको अपोजिट कर लो,
या जैसे मान लो मैं H2 है, H2 का वियोजन करता हूं तो ये H2 प्लस का में टूटेगा, O2 में बदल जाएगा, इसको बैलेंस कर दो तो ये जो हुआ वियोजन होता है, ये वियोजन हो गया। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, वियोजन हुआ, टूटा है, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। चूंकि किसी भी जटिल अणु से जब सरल अणु का निर्माण होता है तो हमेशा याद रखना ऊष्मा जो होती है वह क्या होती है, अवशोषित होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बंध को तोड़ते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और एक अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। यदि किसी कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा इस विस्थापन हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना है, विस्थापन और प्रतिस्थापन दो चीज होता है, दोनों ही अभिक्रियाएं लगभग समान है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। अंतर क्या होता है, अगर मान लो मेरे स्थान पर आप आ गए तो ये मेरा विस्थापन हुआ, लेकिन अगर मेरे स्थान पर आप आए और आपके स्थान पर मैं चले गया तो ये प्रतिस्थापन हुआ। यानी एक दूसरे का अगर स्थान हम ग्रहण कर लेते हैं तो प्रतिस्थापन होता है, लेकिन अगर केवल हटा दिया जाए और दूसरा कोई तत्व तो उसका स्थान ग्रहण न करे तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाता है। तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कम क्रियाशील तत्व का किसी अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापन हो जाए, हटा दिया जाए तो ऐसी अभिक्रिया हम क्या कहलाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर जिंक है और कॉपर है, जिंक की क्रियाशीलता जो होती है कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है, तो क्या करेगा, इसको ये हटा देगा, कौन, जिंक, और ये जो सल्फाइड आयन है इसको क्या करेगा, अपने साथ ला लेगा और क्या बना लेता है, जिंक सल्फाइड बना लिया, कॉपर हट गया, कॉपर अकेला हो गया, तो ये अभिक्रिया जो होगी क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, है ना। उसी प्रकार यहाँ लेड की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है इसलिए इसके स्थान पर आकर बैठ गया और लेड क्लोराइड बना दिया, कॉपर अलग हो गया, ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होता है, देखो सिंपल सा है, जैसे मान लो एक CH4 लिया तो इसको मैं CH4 न लेकर के CH3H लिख देता हूं, इस पर मैं Cl बॉन्ड Cl की क्रिया करता हूं, मतलब Cl2 की क्रिया किया, तो क्या होगा, यहाँ का H जो है इस Cl के द्वारा हट जाएगा और चूंकि क्लोरीन की यहाँ पर क्रियाशीलता हाइड्रोजन की क्रियाशीलता से अधिक है क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता अधिक होती है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3Cl और ये क्या हो जाएगा HCl, यहाँ पर ये एक दूसरे के स्थान पर बैठे, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, प्रतिस्थापन, ये प्रतिस्थापन है। ये समझ में आ गया। उसी प्रकार एक और अभिक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन का दान करना, निकल जाना, तथा अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, दोनों क्रिया साथ साथ हो, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या इसी अभिक्रिया में चूंकि ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहा है इसलिए इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे यहां पर जिंक कॉपर सल्फेट, यहां पर क्या हो रहा है, Zn इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बना रहा है, मतलब यहां पर क्या हुआ, इसका जिंक का ऑक्सीकरण हो गया, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब इस अभिक्रिया जो इसकी मूल अभिक्रिया है, इस दोनों में ये ऑक्सीकारक की भांति और कॉपर अपचायक की भांति कार्य करता है और दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ घटित होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है। मैंने अभी तक के रासायनिक समीकरण
रासायनिक अभिक्रियाओं की आपको जानकारी दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मैं आज की क्लास को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।